आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे न्यायपालिका के उस बेस स्टेटमेंट की जिसमें यह कहा जाता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, सब एक समान हैं। आंखों पर पट्टी और हाथ में इंसाफ का तराजू लिए जो मूर्ति न्यायालय में खड़ी होती है, उसके संदेश पर उठ रहे संदेह के बादल की। जिस आरोप में हेमंत सोरेन जेल में हैं, उन्हें बेल नहीं मिल रही है। हाईकोर्ट के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया। उसी आरोप में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों के लिए इंटरिम बेल दे दिया था। इसी इंटरिम बेल की आशा में हेमंत सोरेन ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें बेल की जगह जेल मिली। क्या फर्क है अरविंद केजरीवाल में और हेमंत सोरेन में, ये आज हम चर्चा करेंगे कि दोनों पीएमएलए के तहत आरोपी हैं। दोनों को ईडी ने समन किया था। दोनों ने समन का सम्मान करने की बजाय उससे पहले नजरअंदाज किया और फिर बाद में कोर्ट में चुनौती दी। दोनों मुख्यमंत्री थे जब उन्हें समन मिला था, लेकिन गिरफ्तारी के समय हेमंत सोरेन ने राजनीतिक नैतिकता दिखाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर जेल गए, जबकि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने का ऐलान करते हुए इस्तीफा दिए बगैर जेल चले गए और जेल से ही सरकार अपने तरीके से चलाते रहे। केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का कोर्ट ने जो आधार बताया, वही आधार हेमंत सोरेन के मामले में नहीं बनता था, ऐसा कोर्ट ने कहा। लेकिन कोर्ट ने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि दोनों का आधार एक बन रहा था। फिर भी कोर्ट ने उस आधार पे हेमंत सोरेन को बेल नहीं दी जिस आधार पे उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिया। केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन भी अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। उनके लिए भी चुनाव में अपनी पार्टी का प्रचार करने की चुनौती है। वो भी केजरीवाल की तरह आदतन अपराधी नहीं है, उनका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। केजरीवाल की तरह उनके भी विदेश भाग जाने का खतरा नहीं है। उनके लिए भी चुनाव 5 साल में एक बार ही आता है। उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया जा सकता है। उन्हें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए था, लेकिन कानून की नजर में हेमंत और केजरीवाल अलग अलग है। इसलिए केजरीवाल अंतरिम बेल के बाद आज बाहर घूम रहे हैं और हेमंत सोरेन बेल रिजेक्ट हो जाने के बाद जेल में है। अब आपको बताते हैं कि हेमंत सोरेन और केजरीवाल के मामले में अंतर क्या है। अरविंद केजरीवाल जेल में भी सीएम थे और जेल जाने से पहले भी, लेकिन हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल के अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के साथ संपर्क है, उनके लिए कनाडा, जर्मनी और यूएन से भी आवाज उठ जाती है। लेकिन हेमंत सोरेन बड़े आदिवासी नेता तो हैं, लेकिन उनके अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ वाले संपर्क नहीं है, जिसका खामियाजा आज उन्हें उठाना पड़ रहा है। दोनों ही मामले में गिरफ्तारी की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है और हेमंत सोरेन को जेल मिलती है। कानून की तकनीकी बारीकियां कानून के जानकार आपको समझाएंगे और वही इसे बता भी पाएंगे, लेकिन जनरल परसेप्शन यह बन रहा है कि कानून की नजर में सब बराबर नहीं है। न्याय केवल होना नहीं चाहिए, ऐसा सामान्य कहा जाता है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए बल्कि न्याय होते दिखना भी चाहिए, और इस मामले में कहीं भी हेमंत सोरेन के साथ न्याय होते दिख नहीं रहा है। हेमंत सोरेन के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि केजरीवाल को जमानत देने में कोर्ट ने जो तत्परता दिखाई, वही तत्परता हेमंत सोरेन के मामले में क्यों नहीं दिखी। केजरीवाल को जमानत देने का आधार हेमंत सोरेन को जमानत देने के आधार से अलग कैसे है। क्या हेमंत सोरेन का सोशल स्टेटस उनके बेल नहीं मिलने का अघोषित आधार बन रहा है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, जिसमें पूर्व न्यायाधीश हमारे साथ रहेंगे, वो इन बारीकियों को बताएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो एक ही मामला, अपराध एक, सजा दो, एक को बेल, दूसरे को जेल। और सामान्य जो परसेप्शन बन रहा है कि न्याय यहां होते हुए नहीं दिख रहा है। हालांकि दोनों आरोपी हैं, दोनों भ्रष्टाचार के, दोनों पे आरोप है। हेमंत सोरेन पे और केजरीवाल पे, दोनों पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और दोनों जो है ईडी के समन का पहले उल्लंघन कर रहे थे और उसके बाद जो है लास्ट में आकर के उन्होंने सरेंडर नहीं किया। जब जेल जाने की नौबत आई तब हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन केजरीवाल उस समय भी इस्तीफा नहीं दिया। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका मैं परिचय करा दूं। मधु मुकुल त्रिपाठी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अमित शर्मा आपके नेता हैं, और इसके अलावा हमारे साथ पूर्व जज अनिल कुमार बिमल जी हमारे साथ हैं, पूर्व जज हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं अनिल जी मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले स्वागत है आपका, और इससे आप पहले भी आपकी इस पर चर्चा हो चुकी है
और आपने जो बताया था, जो तकनीकी बातें जो आपने बताई थी, मुझे लग रहा है कि वो चीज़ जो है आपके जरिए अगर जनता सुने और समझे तो उन्हें ज़्यादा प्रभावी लगेगा। इसलिए मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा। इस मामले को आप भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं बड़ी बारीकी से, चूंकि ये तकनीकी मामला है और न्यायालय से जुड़ा हुआ है, कानून से जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों की स्पेशल नज़र भी इस पर होगी। जो केजरीवाल को जमानत मिली उसके बारे में तो आप बताइए, लेकिन आज हेमंत सोरेन की जमानत पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आपसे जानना चाहता हूं, आप कृपया मेरे दर्शकों को बताएं कि अपराध एक है, अपराधी दो हैं, लेकिन एक को जेल मिलती है और दूसरे को बेल। कहां पर आपको लगता है कि क्या ये न्याय हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ या हेमंत सोरेन के साथ? मैं ये नहीं कहता कि दोनों में से जो कोई जो है वो भ्रष्टाचारी नहीं है, मैं दोनों को भ्रष्टाचारी मान रहा हूं क्योंकि दोनों पे आरोप गंभीर है, लेकिन फिर भी न्याय की नज़र में, कानून की नज़र में मैं चाहता हूं कि आप जरा बताएं कि कानून की नज़र में कहां भेद किया गया है। नमस्कार। जहां तक बेल का मैटर है, मैं ये वक्ताओं को बड़ा जो भी है सुनने वाले, आज मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि जो बेल मैटर होता है वो जजिस का पूरा डिस्क्रिशनरी पावर होता है। वो उनके नजर में किसको बेल देनी चाहिए या किसको नहीं देनी चाहिए, ये पूरी उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डिस्क्रिशनरी पावर ये बराबर में यूज की गई है कि इक्वली यूज की गई है या नहीं की गई। दैट्स द ओनली क्वेश्चन। मैं ये चैलेंज नहीं करता कि पावर नहीं थी सुप्रीम कोर्ट को और या पावर रिजेक्ट करने की नहीं थी। दोनों पावर उन्होंने ठीक ढंग से इस्तेमाल की हैं, मगर क्वेश्चन इतना है कि डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो ठीक तरह से यूज की गई है या नहीं की गई। बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि आज सारी दुनिया जानती है कि दोनों ही बेल सीख करने वाले दोनों ही चीफ मिनिस्टर थे। बिल्कुल। मगर उनके ऊपर एलिगेशंस थोड़े डिफरेंट थे। मिस्टर सोरेन के खिलाफ ये एलिगेशंस थे कि उन्होंने फौज डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए और फौज आदमी वहां पेश हुए और लैंड ट्रांजैक्शंस हुई, जबकि केजरीवाल साहब ने अपनी अरेस्ट अंडर दिस पीएमएल एक्ट चैलेंज की थी। और मैं ये समझता हूं कि उस जो सुप्रीम कोर्ट ने इन हेस्ट केजरीवाल साहब को जो बेल दी गई है वो प्रोविजनल नहीं था, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर यूज की गई है। उनकी एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर उन्होंने यूज की, इनर्ट पावर यूज की है। बिल्कुल। बट दे कैन डू इट। मगर इसको स्पेशल केस क्यों बनाया गया? ही शुड हैव ट्रीटेड एज ए नॉर्मल बेल एप्लीकेंट, जो कि नॉर्मल आदमी की तरह उसको ट्रीट नहीं किया गया। जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की लॉ अथॉरिटी जितनी भी साइटेशंस आती हैं वो सिर्फ पॉलिटिशियंस के केस में क्यों आती हैं, कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है, जबकि एक ऑर्डिनरी आदमी की अगर ये प्ली ली गई होती है आज सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त उसको डिक्लाइन कर देती कि उसने 8 बारी ईडी का समन ही रिसीव नहीं किया। बिल्कुल। एक आदमी, आप अगर कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट में वो सुनने के लिए राजी नहीं होगी। एक चीफ मिनिस्टर होते हुए आपको बल्कि ज्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए, आपको लॉ का ज्यादा वैल्यू समझनी चाहिए, उसको आपको कानून की ज्यादा कदर करनी चाहिए। आप चीफ मिनिस्टर होते हुए ईडी का नोटिस रिसीव नहीं कर रहे तो आप मैसेज क्या दे रहे हैं अपनी जनता को? बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बल्कि मैं कहता हूं ज्यादा बड़े आदमी, जितना भी हाई पोस्ट पे जितने भी लोग हैं, उनको कानून की ज्यादा कदर करनी चाहिए, ताकि लोगों में मैसेज आए कि ज्यादा कदर करते हैं। क्या मैसेज दिया? और मैं यही समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को जो भी डिस्क्रिशनरी पावर यूज की गई है इन केस ऑफ केजरीवाल, वो गलत, मैं ये बिल्कुल साफ कह सकता हूं कि वो गलत यूज की गई है। मेरी नजरों में बहुत गलत किए गया, क्योंकि ऐसे तो क्या यही गलती, सुप्रीम कोर्ट ये समझती, अगर यही गलती क्या हेमंत सोरेन के केस में भी नहीं हो सकती थी? क्योंकि स्पेशल पावर अगर कोर्ट यूज कर रही है, मैं जी, जो डिसाइड करने वाले जजेस से जो बेंच था वो भी डिफरेंट था आज। बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट था, और केस भी, एलिगेशन भी डिफरेंट है। आप क्या कर सकते हैं? वी कैन नॉट चैलेंज कि आपने उनके केस में नहीं बनती थी तो नहीं बनती। लेकिन एक जो कहा कि अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया हुआ था केजरीवाल ने, मैं मधु मुकुल जी के पास जाना चाहूँ, जो चैलेंज किया हुआ था तो उस चैलेंज का अभी तो फैसला हुआ नहीं था, वो तो अभी पेंडिंग है। तो उस मामले में अभी उस केस पे अभी फैसला हुआ नहीं,
वो विचाराधीन है, और इससे पहले आप अगर बेल दे देते हैं तो क्या इससे नहीं लगता है कि आप स्पेशल पावर का यूज नहीं, मिस यूज कर रहे हैं? देखो, इन केस ऑफ इमरजेंसीज के टाइम पे ऐसे केसेस में कोर्ट डिस्क्रिप्शन यूज कर सकती है, मगर जो लोअर कोर्ट जुडिशरी है ऐसे केसेस में कोई इमरजेंसी हो गई है जो इन कस्टडी है, उसको इन कस्टडी ही उस इमरजेंसी के जो काम कार्य करना है वो करके आ सकता है। जैसे किसी के घर में डेथ होगी, बिल्कुल, क्रिमेशन करनी है, उसको सेरेमनीज करनी है, हम इन कस्टडी भेजते थे। ओके, तो मतलब आपके हिसाब से अगर इतना जरूरी है, केसेस थे, मर्डर केसेस थे, मैं बेल नहीं कर सकता था, बेल करने की पावर नहीं थी, बट आई यूज्ड टू सेंड देम टू परफॉर्म द सेरेमनी इन द कस्टडी इटसेल्फ। अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती थी कि उसको इलेक्शन कैंपेन करना इतना इमरजेंसी बनी हुई है तो उसको कस्टडी में भेज देते। आज ये दुनिया में चर्चा ही नहीं होनी थी कि क्योंकि बेल कर देना बहुत एक कदम से आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने पावर यूज की है। कस्टडी भेज देते, दुनिया को पता लगता, हाँ ठीक है इन कस्टडी इमरजेंसी आ गई है, उसको इलेक्शन कैंपेन करना उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इन द आईज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन कस्टडी भेज देते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मैं मधु मुकुल जी के पास जाऊंगा। मधु मुकुल जी, क्या आपको किस तरीके से आप देखते हैं, एक को जेल एक को बेल, आधार एक ही, अपराध एक, दोनों पीएमएलए केस में हैं, दोनों ने समन को रिजेक्ट किया, उसका सम्मान नहीं किया, और एक व्यक्ति को जेल मिल जाती है, दूसरे को बेल? मुकेश जी, सबसे पहले सभी को अभिवादन, और मैं सबसे पहले पीएमएलए पे आऊंगा। एक स्पेशल एक्ट है, पीएमएलए एक्ट में सेक्शन 45 में प्रोविजंस हैं। अगर उस प्रोविजन के अंडर कोई फॉल होता है तभी बेल मिलती है। जैसे ही रीजन टू बिलीव आ गया है, जैसे ही गिल्टी का आ गया है, कोर्ट की पावर सीज हो जाती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो। अरविंद केजरीवाल के इशू में अगर आप ध्यान दें, कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने 142 का पावर इस्तेमाल नहीं किया है। अब बात आती है, आपको याद होगा कि पहले डिबेट में मैंने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने, सेम बेंच है, मैं पहले तो मैं करेक्ट करना चाहूंगा अपने अनिल कुमार जी को, कि जस्टिस खन्ना की ही बेंच ने अरविंद केजरीवाल को फैसिलिटेट किया, और जस्टिस खन्ना की हमारी गलती है, मुझे लग रहा था डिफरेंट बेंच है, मैंने ही इनको डिफरेंट बेंच बता दिया था। अच्छा ठीक। तो मुकेश जी, सबसे पहले तो सेम बेंच है। दूसरी बात, अगर अरविंद केजरीवाल के जजमेंट को आप पढ़ेंगे, पहले मैं पायरेटी पाता हूं। अरविंद केजरीवाल ने भी 9 सम्मन को बिल्कुल डिक्लाइन किया, इग्नोर किया, नहीं गए। हेमंत सोरेन ने 11 को किया। अरविंद केजरीवाल भी चीफ मिनिस्टर थे, हेमंत सोरेन भी चीफ मिनिस्टर थे। अंतर केवल इतना है, आपने बताया एक, और मुझे सहमत हूं मैं आपसे, एक का इंटरनेशनल रिलेशन है अरविंद केजरीवाल का, एक का नहीं है। क्रिमिनल दोनों हैं, पीएमएलए में रीजन टू बिलीव दोनों के खिलाफ है। लेकिन अंतर क्या है, एक के पास पाश्चात्य संस्कृति जो भारत को तोड़ देना चाहती है वो खड़ी हुई है, एक के साथ नहीं। एक पैसे वाला बन गया है, एक नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 कैटेगरी, आप ध्यान दें बड़े बारीकी से, तो सर्वोच्च न्यायालय ने 3 प्रकार की नागरिकता इस देश में स्टेब्लिश की। आर्टिकल 14 को वायलेट किया, मैं ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 14 को सस्पेंड कर दिया, यह कहते हुए कि नो, आम आदमी सड़ने के लिए, कीड़े मकोड़ों के तरह मरने के लिए है, हम नहीं सुनेंगे। लेकिन यदि विशेष व्यक्ति है, जज है, पॉलिटिशियन है, हम सुनेंगे। जरा मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं आपका, अरविंद केजरीवाल का जो ऑर्डर है पैरा 15, जरा पढ़िएगा, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। द अपीलांट अरविंद केजरीवाल इज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली and a leader of one the national party. I am referring just. Hemant Soren was also a CM of a party. He was also president. अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, यहां इग्नोर किया। No doubt serious accusation has been made, but he has not been convicted. हेमंत सोरेन की स्थिति में यही बात आती है, बिल्कुल सीरियस एलिगेशन है लेकिन वो भी कन्विक्ट नहीं हुए। He does not have any criminal antecedent.
हेमंत सोरेन की भी यही स्थिति है। बिल्कुल। ही इज नॉट ए थ्रेट टू द सोसाइटी। हेमंत सोरेन के भी यही है, लेकिन हेमंत सोरेन को बेल क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उन्होंने लाखों फॉलो किया। उन्होंने क्या किया? वायलेट किया, क्रिमिनल हैं, लेकिन उन्होंने संविधान में अपनी आस्था रखते हुए रिजाइन कर दिया, नैतिकता दिखाते हुए रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करके उनका जी अब मैं सीएम नहीं हूं, मुझे अरेस्ट कर लो। अरविंद केजरीवाल ने कहा संविधान गया अपनी ऐसी की तैसी में, मैं तो जेल से चलाऊंगा, और चला रहा है। अभी आप आउट ऑफ कंटेस्ट कर रहा हूं, अपने शीश महल में पिटवा दिया उसने, एक महिला को पिटवा दिया और एफआईआर 3 दिन बाद हो रही है। वो क्रिमिनल है, हेमंत सोरेन से बड़ा क्रिमिनल तो है। मुझे लग रहा है जो कि कानूनी बारीकियां कुछ भी हो, लेकिन आपके जो नेता है, आपके जो कार्यकर्ता है, वो तो बड़े खुश हो रहे हैं, गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारा नेता तो ऐसा है, हमारा नेता बड़ा पावरफुल है, मार देगा, काट देगा। बिल्कुल। अमित जी क्या लग रहा है कि आपको अपने नेता पे गर्व हो रहा है? जॉर्ज सोरोस का पैसा है, जॉर्ज सोरोस का पैसा है। देखिए, हमारे नेता पे आज 2012 से 13 से गर्व होते आया है, और आज भी गर्व है, आगे भी गर्व रहेगा, कि हमें ये पता है कि जिस जुर्म के अनुसार उनको अंदर किया गया था वो साबित नहीं हो पाया। साबित नहीं हो पाया? अरे अभी तो उसकी सुनवाई नहीं शुरू हुई है भाई साहब, अभी तो चार्जशीट भी हुआ है, अभी कैसे, अभी तक जमानत में है, वो बरी नहीं हुए हैं। मालूम है, हाँ मालूम है कि वो जमानत में है, हाँ। लेकिन ये भी मालूम है कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। ये भी मालूम है कि इनके ऊपर आरोप किसने लगाया। ये भी मालूम है जिसने आरोप लगाया वही भारतीय जनता पार्टी को फंड भी दिया। ये पूरी रची रचाई एक स्क्रिप्ट थी जो अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए। ठीक है, चलिए, अरविंद केजरीवाल को आप मानते हैं दोषी नहीं है, हेमंत सोरेन को आप हेमंत सोरेन को मानते हैं दोषी? हमारे नजर में नहीं है, पूरे देश के नजर में नहीं है, दिल्ली के नजर में नहीं है। हेमंत सोरेन के बारे में क्या कहें? वो दोषी है, उनको जेल मिली है, बेल नहीं मिली है, वो दोषी है? देखिए, देखिए, न्याय प्रतिक्रिया के अंदर हम नहीं जाना चाहते। कानून अपना किस प्रकार से काम करती है, सुप्रीम कोर्ट अपना किस प्रकार से काम करती है, हाई कोर्ट किस प्रकार से काम करती है, एजेंसियां किस प्रकार से काम, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। हमें नैतिकता के अनुसार कानून में, अभी हमारे अधिवक्ता जी कह रहे थे कि उन्होंने संविधान का पालन किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इन्होंने संविधान का बहिष्कार किया, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन इसी का संविधान में लिखा हुआ है कि जेल में रह के सरकार अगर नहीं चलाया जा सकता है तो क्यों नहीं चलाया जा सकता है? ये कहाँ लिखा हुआ भाई साहब? कौन सा संविधान है? ये कहाँ लिखा हुआ है? किस संविधान में कहाँ लिखा हुआ है भाई? कहाँ लिखा हुआ है? साइलेंट है, इसमें कुछ नहीं कहा है। जेल के अंदर से नहीं चला सकते। कानून में ये भी तो प्रावधान नहीं है कि जेल के अंदर से सरकार नहीं चल सकती है। चलिए, जो बिटवीन द लाइन है उसका फायदा उठाया जा रहा है। अनिल जी क्या कहेंगे आप? ये जो लिखा हुआ तो कहीं नहीं है कि भाई आप जेल से नहीं चला सकते हैं, लेकिन नैतिकता जो है, उस नैतिकता को पॉलिटिशियंस जो आजकल ताक पे रख के चलते हैं। शायद यही कसौटी रह गई राजनीति करने की। नैतिक विमल जी, जज साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या जो चीज लिखी नहीं होती है, जो एक बिटवीन द लाइन पढ़नी होती है, समझनी होती है, कुछ चीजें नहीं लिखी गई, कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक नहीं लिखी गई और लिखने की जरूरत भी है। मगर जो आपने कहा कि नैतिकता तो होनी चाहिए इंसान के अंदर, मगर आप आज समाज में राजनीति, कोई समाज सेवा करने के लिए राजनीति में नहीं आ रहे ना जी। मुकेश जी, आज राजनीति क्या है? राजनीति एक प्रोफेशन है, राजनीति एक लोगों का एक प्रोफेशन है, एक एंजॉय करने का, डोमिनेंस होने का, पैसा कमाने का। कौन सा राजनेता आज अमीर नहीं हो रहा? करोड़ोंपति हर किसी भी पार्टी के राजनेता हो, वो अपनी सीट पे आते ही अमीर हो जाते हैं। कहां से आते हैं पैसे? कहां से आ रही है? तो आज राजनेता बनना मतलब जो जितना ऑफेंसिव होगा इस समाज के अंदर, पहली बात तो वो राजनेता ही बनेगा। आप ऑफेंसिव स्टेटमेंट देने शुरू करते हैं, ऑफेंसिव काम करना शुरू करते हैं, आप राजनेता बन सकते हैं। और राजनेता बनना कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं रहा, क्योंकि आज लोग पैसे के बल में बन रहे हैं, पैसे के बल पे राजनेता बनते हैं। कहाँ आज बताइए ना, समाज में कहाँ राजनेता रह गए? मेरे को आज की मैं एक चीज जानना चाहूंगा, हेमंत सोरेन के 70 साल की राजनीति से मैं भी वाकिफ हूँ, आप भी हैं मुकेश जी। राजनेता लाल बहादुर शास्त्री थे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं या योगी जी हैं, जिनको मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि 3 आदमी 70 साल में मैंने देखे।
कि बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो देशभक्ति की जब जज्बा रखते हैं। बाकी तो मैं देखा ही नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी का है। मैं किसी पार्टी को नहीं दे रहा। कोई भी राजनेता समाज सेवा के लिए नहीं आज बनते, ना ही बन रहे हैं। बिल्कुल, ये एक चीज प्रोफेशन अडॉप्ट किया उन्होंने। बिल्कुल प्रोफेशन अडॉप्ट किया और शायद इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। जी, they get the salary, they get the pension also, they get the salary, they get the क्या बताऊं, लोग उनको भगवान बना के पूजना शुरू कर देते। मेरे को एक अचंभा होता है कि भाई किसी ने सड़क बनवा दी और लोगों ने उसको भगवान बनाना शुरू कर दिया। मैं तो हिंदुओं को भी इसलिए भी जागृत करना चाहता हूँ कि भगवान कौन है ये तो समझ लो। भगवान राजनेता भगवान नहीं है, कोई भी राजनेता भगवान नहीं है। बिल्कुल आज इस मंच से आपको ये भी मैसेज मैं दुनिया को कन्वे करना चाहता हूँ, भगवान एक ही है, जिसने पृथ्वी बनाई है, जिसने गैलेक्सीज बनाई है, जिसने सूर्य चंद्रमा बनाए हैं, वो भगवान है। कहाँ ये छोटे छोटे नेताओं को आप भगवान बना के घूम रहे हो? बिल्कुल, भगवान बनाने की परंपरा जब तक खत्म नहीं होगी तब तक इस तरीके की समस्याएं भी खत्म नहीं होगी। और एक चीज आपने बताया, मैं मधु मुकुल त्रिपाठी जी बता रहे थे कि दोनों जेल थे, एक ने इस्तीफा दे दिया, एक ने कानून का पालन किया। एक चीज और भी मैं कहूँगा, मधु मुकुल जी मैं आपसे चाहूँगा, एक जो हेमंत सोरेन ने पहले सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट पे उन्होंने अपील किया था, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी फॉलो किया, क्या वो भी उनकी कहीं गलती थी कि वो हाई कोर्ट में उनका रिजेक्ट हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी को कहा नहीं हाई कोर्ट का ही चलेगा, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, देखिए हमारे देश में क्या है कि जो एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जो जजेस हैं आजकल वो अपने आप को सम्राट समझ रहे हैं और सम्राट समझ कर वो कहते हैं नहीं हम ही जो हैं हम हैं बस। देखिए आप ध्यान दीजिए जरा, कहीं अभी हमारे मित्र कह रहे थे कहाँ लिखा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि मैंने जो पढ़ा है अभी तक 438, 439, 437 कहीं भी नहीं लिखा है फोन पे बेल दे दो। लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ को टेलीफोन पे बेल मिलती है, तीस्ता सीतलवाड़ को टेलीफोन पे बेल मिलती है, ठीक है, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन वो उसका इंटरनेशनल लॉबिंग है। अब एक चीज अभी हमारे अभिन्न मित्र अनिल जी कह रहे थे, बिल्कुल मैं सहमत हूं। आप लालू का बैकग्राउंड देखें, सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाला, आज हमें आपको नहीं हमारी पूरी कॉलोनी को खरीद ले। मुलायम सिंह का देख लीजिए, एक साइकिल से चलने वाला, साइकिल भी मुश्किल से थी, आज हमें आपको खरीद ले। मायावती को देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखिए, राजनीति में आने से पहले ऐसा लगता था कि बेचारा मरियल है, कल मर जाएगा। और आप गोपाल को देख लीजिए, इनके पार्टी में जितने लोग हैं, कोई आदमी तो टिकट ब्लैकमेल करता था, अब आज देखिए वो अरबपति हैं। बिल्कुल सही बात है, राजनीति एक ऐसा बिजनेस बन गया है, ऐसा एक धंधा बन गया है कि आते हैं खाकपति और 10 दिन में बन जाते हैं अरबपति। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। दूसरा, स्पेशल ट्रीटमेंट होता है इनका, जुडिशरी भी इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देती है। मुझे याद है 7/11 का, मतलब इंटरिम एप्लीकेशन, आप जाइए तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा नो 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 नो, इट्स इंटरिम एप्लीकेशन, आई एम नॉट एंटरटेनिंग। लेकिन अगर कोई इंदिरा गांधी पहुंच जाए, सोनिया गांधी पहुंच जाए, हेमंत सोरेन पहुंच जाए, बेचारा अभी तो मारा गया, अरविंद केजरीवाल पहुंच जाए, तुरंत 100 पेज का, 300 पेज का, 400 पेज का जजमेंट आ जाएगा। लेकिन वकील होना चाहिए जो देखिए, एक दिन और मैं आपके ही चैनल पर कह रहा था, आज स्थिति क्या है, आप जज साहब को जानते हैं? मैं तो जानता हूं लेकिन जज साहब मुझे नहीं जानते। मैं तो जज साहब को जानता हूं लेकिन जज साहब मुझे नहीं जानते। आजकल जब जज साहब मुझे जानते हैं तब जमानत मिलती है, जब जज साहब हमारे क्लास फेलो होते हैं तब हमारा काम होता है। विमल जी हंस रहे हैं, विमल जी जज रह चुके हैं और इसलिए बेहतर बताएंगे। क्या सर ऐसा होता है क्या? मुकेश जी, ये ऐसा नहीं होता, मतलब ये फेस वैल्यू होती होगी कई जगह पे, मगर ऐसा नहीं होता कि जुडिशरी ऐसी करप्ट है। आई डोंट से इट कि जुडिशरी, हिंदुस्तान की जुडिशरी अभी भी ऑनेस्ट है, मोर देन 90% ऑनेस्ट मैं मान के चलता हूँ कि मोर देन 90% जुडिशरी इस वक्त हिंदुस्तान की ऑनेस्ट है, लोअर जुडिशरी भी और हायर जुडिशरी भी। बिल्कुल। और हमारे को यही सिस्टम, इस देश को ये सिस्टम ही बचा के रखा हुआ है इस देश को, अदरवाइज तो इस 70 साल में देश पता नहीं कहाँ बिक चुका होता, बिल्कुल कहाँ का खत्म हो गया होता। इन्होंने चेक रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने, जजेस ने चेक रखा हुआ है, तो बच रहा है देश। लेकिन एक जो सर मैं दोनों साहब से पूछूंगा, विमल जी सबसे पहले शुरुआत आपसे कर रहा हूँ कि एक जो परसेप्शन बन रहा है
जजमेंट के बारे, खासतौर से इस मामले अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के मामले में, कि कहीं ना कहीं जो है वो अंतर किया जा रहा है मामले को लेकर के। लेंगे इस पे जवाब सर आपसे, लेकिन वह बार बार ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, 30 सेकंड के बाद जब वापस आएंगे तो चर्चा करेंगे और जानेंगे अपने दोनों पैनलिस्ट से, तीनों पैनलिस्ट से, कि क्या जो परसेप्शन एक दिख रहा है, परसेप्शन जो एक बनता जा रहा है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के मामले में अंतर किया गया, भेद किया गया है। मामला एक है, किसी को जेल किसी को बेल मिली है, तो ये परसेप्शन किस तरीके से चेंज होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा कर रहे थे कि परसेप्शन किस तरीके से बदला जाए, जो न्यायाधीशों के प्रति, कोर्ट के प्रति जो परसेप्शन जनता के बीच में बनता जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक को जेल मिल रही है, दूसरे को बेल मिल रही है। इसी परसेप्शन को चेंज करने पे हम बात कर रहे थे। हमारे साथ तीनों पैनलिस्ट मौजूद हैं और वापस मैं जाऊंगा अनिल कुमार बिमल जी के पास, पूर्व जज रह चुके हैं। बिमल जी, क्या आपको लगता है ये जो परसेप्शन जो बनता जा रहा है, इस परसेप्शन को कैसे बदला जाए? क्योंकि कहते हैं ना कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। हो रहा है न्याय लेकिन दिख नहीं, लोगों को दिखना भी तो चाहिए। जी बात है जो ये बेल मैटर्स हैं दोनों केसेस में, आप कुछ भी समझे कि फाइनल ऑर्डर कोई भी नहीं हुआ, ये इंटरम ऑर्डर हुआ है, जो भी हुआ है। और इसमें आप कुछ भी परसेप्शन बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर ये कि ये ऑर्डर ना तो रिव्यू हो सकता है, ना ही कहीं चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ये ऑर्डर जो भी किए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किए हैं। इससे कोई ऊपर कोई कोर्ट है ही नहीं इस हिंदुस्तान में, इसको कहां आप चैलेंज कर सकते हैं। मगर मैं ये अब भी मानता हूं कि जो भी ऑर्डर किए गए हैं वो वैलिड ऑर्डर किए गए हैं। ऑनरेबल जजेस ने जैसे भी समझा अपनी डिस्क्रिप्टिव पावर को यूज किया, जिस तरह भी ठीक ढंग से यूज किया। मगर जो केजरीवाल जी जो ऑर्डर है वो लिटिल बिट ऑफ हेस्ट किया गया है, उसको थोड़ा सा इम्पार्शियल रखना चाहिए था, मैं ये कहना चाहता हूं। अदरवाइज देयर इज नो इलीगलिटी इन दी ऑर्डर। आई कैन नॉट से कि ये इलीगल ऑर्डर है, वही कह रहे हैं सर आप सर कानून के इनहेरेंट पावर है उनके पास, दे कैन यूज इट। बिल्कुल सर, ऐसा लग रहा है कि आप जज की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और फैसला कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि तकनीकी तौर पे लीगली इसमें कुछ भी जो है कमी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वही परसेप्शन नहीं बन पा रहा है। परसेप्शन जो है बताएंगे मधु मुकुल जी है। मधु मुकुल, ये परसेप्शन जो है वो न्याय होता दिख नहीं रहा, ये दिखेगा कैसे? अनिल जी को मैं साधुवाद देते हुए बताना चाहूंगा कि जो ऑर्डर है, एक इनके सामने अगर दाल रोटी पड़ी है तो दाल ही रोटी खाएंगे, ये पूड़ी नहीं खाएंगे। माननीय जज के सामने ये था, उनके सामने विषय अलग था। उनके सामने था कि बेल जो इनको अरेस्ट किया गया, डिटेंशन करेक्ट है या नहीं, अरेस्ट अरविंद केजरीवाल को जो अरेस्ट किया गया वो सही है या नहीं, उनके सामने बेल का मैटर ही नहीं था। उन्होंने सुओ मोटो लेकर के इंटरिम बेल दी है। एक देखिए प्रश्न, ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने गलत किया है, गलत ऑर्डर है। कहीं पूरे ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा गया है कि 142 का पावर इस्तेमाल करते हुए मैं उनको इंटरिम बेल दे रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, भारत के इंटरनल पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल के लिए जॉर्ज सोरोस, जर्मनी, आज लोग चिल्लाने लगे, या तो उसका प्रेशर रहा हो जजों पर, माननीय जजों पर। मैं क्षमा चाहता हूं, अभी हमारे महोदय ने कहा कि 90% हमारी जुडिशरी ठीक है, मैं ड्यू रिस्पेक्ट कर रहा हूं, मुझे आप 5 लाख रुपए दीजिए, मैं किसी भी भारत के जिस कोने से कहिए आपके खिलाफ एफआईआर करने का ऑर्डर करवा दूंगा। ये हालत है। ये आपके व्यक्तिगत राय है, इसमें हमें और चैनल को मत लपेटिए, क्योंकि ये तो आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ, मेरा चैनल भी सहमत नहीं है। एक मिनट, मैं भी सहमत नहीं हूँ, मेरी बात सुनिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हमारे अंदर जो कमियां आ रही हैं उसको दूर करने की आवश्यकता है। हम जुड़े हुए हैं न्याय प्रक्रिया से, हमारा सम्मान होता है, हमें दुख होता है जब कोई न्याय प्रक्रिया पर उंगली उठाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस चीज को माना है। कहीं ना कहीं हमारे जुडिशियल सिस्टम में सेंध हुई है, ब्लैक शिप्स आए हैं। आपको याद होगा कई सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट्स हैं जिसमें जजों के खिलाफ कंटेम्प्ट हुआ है, जजों को जो है पद से मुक्त किया गया है, जजों को जेल भेजा गया है, जजों को पदमुक्त किया गया है। ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, संपूर्ण विश्व में हमारा जुडिशियल सिस्टम सबसे अच्छा है, मैं इस चीज का गर्व करता हूं। लेकिन मैं उस सिस्टम में हूं, उस सिस्टम में सुधार हो, इसलिए सुधार की बात करता हूं और मैं ड्यू रिस्पेक्ट कर रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट अरविंद केजरीवाल से मैं सहमत नहीं हूं। रही बात हमारे अनिल कुमार जी जो कह रहे हैं रिव्यू नहीं हो सकता,
बिल्कुल रिव्यू हो सकता है, उसी बेंच के सामने रिव्यू का पिटीशन पढ़ सकती है, लेकिन कौन डालेगा? ना हम डाल सकते हैं ना आप। सरकार रिव्यू पिटीशन डाल सकती है, रिव्यू का प्रोसीजर है। सर 21 दिन का 21 दिन के लिए बेल मिला है, 21 दिन के भीतर में आप जाएंगे, 21 दिन तक आपको एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा। That's it. यही सिस्टम, यही तो है, फायदा उठाया गया है। बिल्कुल ये सिस्टम है और इसमें जाते हैं अमित जी में। क्या फायदा उठाया गया है? जी अमित जी, क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन के मामले में सही नहीं हुआ है जिस तरीके से आपके नेता को दे दिया गया स्पेशल पावर को यूज करते हुए? वैसे वो भी तो आप ही के इंडी गठबंधन के नेता हैं, तो आपके नेता के पास जो सोर्सेज हैं, जो दबाव इस्तेमाल किया, क्या आपको लगता है कि वो हेमंत जी के लिए भी केजरीवाल जी को इस्तेमाल करना चाहिए गठबंधन के साथी होने के नाते? देखिए, आज जो मैं डिबेट में बैठा हूं तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं गलत जगह पे बैठा हूं, लेकिन क्योंकि बातें सबकी अच्छी है और सबकी इरादे भी अच्छे हैं। हमारे साथ जो बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आनंद जी भी बैठे हमारे अधिवक्ता जी भी बैठे हैं, सबका कहना ठीक है। ये जो आप कह रहे हो कि एक गंगा स्नान करके पार्टी पॉलिटिक्स बिजनेस हो गया, ये हकीकत बात है, बिजनेस हो गया। और कानून का दुरुपयोग बैठे सत्ता पक्षी कर जाते हैं, क्योंकि अगर निष्पक्ष तरीके से अगर किसी की जांच की जाए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, अजीत पवार हो, ऐसे तमाम जितने नेता हैं जिन्होंने खरबों खरबों रुपए लेकर के घोटाला करके और आज बाहर स्वतंत्रता की जिंदगी जी रहे हैं, और जिसके पास एक ढेला नहीं निकलता उसके बैंक अकाउंट खंगाल दिए जाते हैं, उसके पूरे लॉकर खंगाल दिए जाते हैं। कई स्टेटमेंट के बाद अगर 2 स्टेटमेंट दे दी कि हाँ अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनको अंदर कर दिया। देखिए, सब कुछ बनाया गया अपने आप में है। अगर इस देश को बदलना होगा तो सबसे पहले हमें अपने को, आपको बदलना होगा। कम से कम इस डिबेट से आप एक आदमी को तो मैं बदल पाया, मुझे लग रहा है। आपको मैं पहले भी आपके साथ मैं डिबेट करता था और आप भी इतने सुलझे हुए दिमाग से कभी डिबेट में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन आज आपने जो स्वीकार किया इस बात को, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और अपने दोनों जो मेरे पैनलिस्ट हैं, हमारे अनिल कुमार बिमल जी और मधु मुकुल त्रिपाठी जी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। कम से कम एक आदमी को आपने बदल दिया, एक आदमी ये स्वीकार कर रहे हैं अमित जी कि हम सही बोल रहे हैं। माना जी कि सब पॉलिटिशियंस जो हैं, कोई भी देश सेवा के लिए नहीं आगे आ रहा, बिल्कुल सब अपनी सेवा करवाने के। मेरे को ये बहुत खुशी है कि आज अमित जी ने ये इस प्लेटफॉर्म पे एडमिट किया है कि जितने भी राजनेता हैं, इन्होंने एक प्रोफेशन बनाया हुआ है। बिल्कुल, आप जैसे युवा नेता अगर आगे आकर के इस तरीके से कहते हैं तो मुझे लगता है कि पार्टियां भी बदलेंगी। इनकी राजनीतिक कोई सिद्धांत नहीं है, इनके कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में। धन्यवाद करूंगा। और हमें सबको बदलना पड़ेगा, तब देश बदलेगी। एक अकेला से किसी का देश बदलना नहीं। थैंक यू। लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल आगे अगली कार्रवाई जो है हो सकता है आप पे करें। जब वो स्वाति मालीवाल को नहीं छोड़ रहे हैं तो शायद आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो आपने ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि सही के लिए, सच के लिए रिस्क लेना ही चाहिए। और आप जैसे युवा अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर जो है देश और समाज और पार्टियां जो है वो बदलेंगे नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनिल कुमार बिमल जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मधु मुकुल त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से जुडिशरी जो कर रही है उसमें न्याय तो हो रहा है तकनीकी, जैसा कि जज साहब बता रहे थे, लेकिन न्याय होता दिख नहीं रहा है। और केजरीवाल के मामले में जो हुआ और हेमंत सोरेन के मामले में जो हुआ वो साफ तौर पे दिख रहा है कि एक के साथ न्याय हुआ है और दूसरे के साथ अन्याय। तकनीकी पक्ष इसका कुछ भी हो, चाहे दोनों ही ग्राउंड सही हो, लेकिन लोगों को वो दिख रहा है, जो परसेप्शन बन रहा है कि न्यायाधीश जो है, जो न्यायालय है, वो सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।